तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं विच इज फोकस्ड ऑन एफआरएम विच इज ऑफर्ड बाय गार्प फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। प्रेजेंटेशन खोलने से पहले थोड़ा सा रिस्क मैनेजर के बारे में समझते हैं कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर होता क्या है। आप सबको पता है कि बैंक्स का काम क्या है। बैंक्स का काम है टू चैनलाइज द सेविंग्स, राइट। मतलब वो लोग सेविंग्स लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स एंड उसको आगे लेंड आउट करते हैं, राइट, टू बोरोवर्स फॉर देयर बिजनेसेस। बैंक्स का काम है डिपॉजिटर से सेविंग लेना एंड आगे उसको लेंड आउट करना। क्या सारा का सारा सेविंग लेंड आउट किया जाता है? नहीं। अगर उतना डिमांड नहीं है लोन्स का तो जो एडिशनल फंड्स है, एक्सेस फंड्स है, उसको ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ द बैंक इन्वेस्ट भी करता है इनटू डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बैंक का मेन काम इज डिपॉजिटर से पैसा लेना एंड आगे उसको इन्वेस्ट करना। ठीक है, आगे उसको लेंड करना या इन्वेस्ट करना, दोनों काम बैंक्स करते हैं। अंदर ही अंदर बैंक्स का एक अर्निंग होता है बिकॉज डिपॉजिटर्स जो हैं, हम लोग जो पैसा रखते हैं बैंक के पास, बैंक उसमें हमें 3-4% पे करता है एंड सामने जो बैंक उस पैसे को लेंड आउट करता है वो 8% 9% पे करता है। या उसको जो इन्वेस्ट करता है बैंक, बैंक्स अर्न 10% 12% रिटर्न्स ऑन दैट। तो अंदर ही अंदर एक स्प्रेड कमाने को बैंक को मिलता है, दैट इज द ऑपरेशंस ऑफ बैंक। नाउ इसमें क्या कोई रिस्क इन्वॉल्व है? ये जो मैंने पूरा चीज अभी बोला, ठीक है, क्या इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व है? डेफिनेटली एक रिस्क इन्वॉल्व है कि अगर आपने खराब बोरोवर्स को लोन दे दिया, अगर आपने खराब लोगों को लोन दे दिया, उस केस में आपने जो पैसा लेंड किया हुआ है उस पर लॉसेज होंगे, राइट। या अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है वो इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू ड्रॉप हो गया, उस पे बैंक्स को लॉसेज हो सकते हैं। तो वो जो लॉसेज होंगे उसके कारण बैंक जो है वो डिपॉजिटर्स को दे विल नॉट बी एबल टू पे बैक। बैंक्स को जो लेंडिंग किया हुआ है उस पे लॉसेस हो सकते हैं इफ द बोरोवर स्टार्ट्स डिफॉल्टिंग। और जो इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है वो इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू ड्रॉप हो सकता है, उसके कारण दे विल हैव टू फेस लॉसेस एंड अल्टीमेटली बैंक्स विल नॉट बी एबल टू पे बैक द डिपॉजिटर्स। दैट इज अ रिस्क फॉर बैंक ना। ठीक है, वो रिस्क कौन मैनेज करेगा? वो रिस्क रिस्क मैनेजर्स मैनेज करेंगे। तो मैं बहुत सिंपल सा आपको 2 मिनट्स के अंदर बताया हूँ रिस्क मैनेजर का काम क्या होता है। मैं ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट में और बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा वेबिनार है दैट इज फोकस्ड ऑन एफआरएम पार्ट वन। क्या फोकस है उसका? एफआरएम पार्ट वन का फोकस है। नाउ मैं इस वेबिनार में ना कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताने वाला हूं कि एफआरएम एज अ करियर खाली जॉब्स के लिए नहीं है, वो आपकी रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। रियल लाइफ में आप जो भी डे टू डे टास्क करते हो वहां पे भी रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इक्वली एप्लीकेबल है। तो डोंट सी एज अ कोर्स जहां पे सिर्फ हमें जॉब लेनी है, बट सी इट ऑन अ मैक्रो लेवल जहां पे इस कोर्स से हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होने वाला है, राइट। एफआरएम पार्ट वन की अगर बात करें, आप सबको पता होगा कि एफआरएम के अंदर दो पार्ट्स है, एफआरएम पार्ट वन, एफआरएम पार्ट टू। एफआरएम पार्ट वन, एफआरएम पार्ट टू। ठीक है, मैंने आपको रिस्क मैनेजर का मतलब बता दिया कि जो लॉसेस होंगे उसके कारण, ठीक है, बैंक्स डिपॉजिटर को पे बैक नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे एक रिस्क है बैंक्स का। तो वो रिस्क मैनेज करने के लिए कौन चाहिए? फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर्स। वो मैंने बहुत शॉर्ट में बोला। अभी मैं बोल रहा हूं कि एफआरएम के अंदर हमारे दो पार्ट्स हैं, एफआरएम पार्ट वन, एफआरएम पार्ट टू। पार्ट वन के अंदर वी हैव 4 टॉपिक्स। एफआरएम पार्ट वन के अंदर हमारे 4 टॉपिक्स हैं। कौन कौन से? वन इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जिसको शॉर्ट में हम लोग क्वांट्स बोलते हैं। सेकंड इज फाइनेंशियल मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स, जिसको हम लोग एफएमपी बोलते हैं। ठीक है। थर्ड इज वैल्यूएशंस एंड रिस्क मॉडल्स, जिसको हम लोग वीआरएम बोलते हैं। एंड फोर्थ इज फाउंडेशंस, फोर्थ इज फाउंडेशंस। तो एफआरएम के अंदर पार्ट वन के अंदर ये 4 टॉपिक्स हैं, क्वांट्स, एफएमपी, वीआरएम, फाउंडेशंस। थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्लो करना चाहूंगा एंड चीजों को इंटरेस्टिंग करने के लिए लेट्स टेक सम एनालॉजी फ्रॉम बॉलीवुड। ठीक है, मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए कुछ एनालॉजीज लेके चलते हैं। मैंने क्या बोला? एफआरएम पार्ट वन के अंदर 4 टॉपिक्स हैं, कौन कौन से? क्वांट्स, एफएमपी, वीआरएम, फाउंडेशंस। नाउ आप सब लोगों ने स्वदेश मूवी देखी होगी, चैट बॉक्स में बताओ। सब लोगों ने स्वदेश मूवी देखी है? हैव यू ऑल सीन दिस मूवी स्वदेश?
यस यस। ठीक है, डेफिनेटली देखी होगी, कल्ट मूवी है स्वदेश, तो उसमें आपको ये कैरेक्टर याद ही होगा, मोहन भार्गव। ठीक है, अगर मैं किसी को डिस्क्राइब करना चाहूं कि एक क्वांटिटेटिव एनालिस्ट कैसा होता है, एक डेटा साइंटिस्ट, ये सब इंटरचेंजेबली यूज्ड वर्ड्स हैं। एक क्वांटिटेटिव एनालिस्ट या डेटा विजर्ड कैसा होता है, तो मोहन भार्गव इज द एग्जाम्पल। राइट, उस मूवी में क्या दिखाया है कि मोहन क्या करता है, मोहन विलेज विलेज जाता है, वो डेटा कलेक्ट करता है कि यार कितना इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स है और कितना इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। इफ यू रिमेंबर दो सीन्स, अल्टीमेटली वो विलेज टू विलेज जाके वो क्या करता है, वो स्टडी करता है, वो डेटा कलेक्ट करता है कि कितना फूड के रिसोर्सेज की कमी है, कितना इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, कितने वाटर की कमी है। तो अल्टीमेटली ही गैदर्स ऑन ग्राउंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम विलेजर्स। राइट, तो दैट इज अ स्टेप ऑफ डेटा कलेक्शन, इसको डेटा कलेक्शन बोलते हैं। कि अल्टीमेटली अगर आपको कुछ भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है तो आपको डेटा कलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा, एज द मूवी प्रोग्रेसेस, ठीक है, वो ट्रेंड एनालिसिस करता है कि क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, खासकर इलेक्ट्रिसिटी का इशू, और कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रिक्वायर्ड है फॉर डे टू डे टास्क। तो इस तरह का ट्रेंड एनालिसिस उस मूवी में, ठीक है, वो अंदर ही है इम्प्लिसिटली, वो मोहन भार्गव करता है आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा कि हाँ हमें किस तरह का इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट चाहिए टू फुलफिल डेली नीड्स ऑफ द विलेजर्स। राइट, उसके अलावा ही बिल्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे वो वाटर टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, वो आपने देखा ही होगा। एंड उसमें वो क्या करता है, वो वाटर प्रेशर्स को सिमुलेट करता है कि अलग अलग वाटर प्रेशर, किस वाटर प्रेशर में आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। मैं क्यों ये एग्जांपल दे रहा हूं, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग बहुत जानते हैं फाइनेंस के बारे में, आपने बहुत सारे और वेबिनार्स देखे होंगे, मैं थोड़ा सा रिलेट करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करना चाह रहा हूँ। तो जो पूरा ये मूवी है, इसके अंदर हमें डेटा कलेक्शन दिखता है, हमें फोरकास्टिंग दिखती है, हमें सिमुलेशंस दिखता है। राइट, सिमुलेशंस का मतलब क्या है, अलग अलग चीजें ट्राई करना। तो वो अलग अलग वाटर प्रेशर ट्राई करता है एंड चेक करता है किस वाटर प्रेशर में जाके एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। राइट, सो ये काम किसका है, सारा ये सारा काम आपका क्वांटिटेटिव एनालिस्ट का होता है, जहां पे डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है, उसके अलावा रिक्वायरमेंट्स को फोरकास्ट करना, उसके अलावा सिमुलेशन जैसे टूल यूज करना। अल्टीमेटली एक क्वांटिटेटिव एनालिस्ट का काम होता है टू मेक डिसीजंस फ्रॉम डेटा, टू मेक डिसीजंस फ्रॉम डेटा। क्वांटिटेटिव एनालिस्ट इमोशंस पे काम नहीं करता, वो डेटा पे काम करता है। एंड लेट्स बी वेरी फ्रैंक, स्वदेश मूवी को भूल जाओ, अगर अपने रियल लाइफ का बात करें, आजकल हर जगह डेटा है, हर जगह डेटा आ रहा है। राइट, वेदर इट इज क्वांटिटेटिव डेटा, और आजकल तो क्वालिटेटिव डेटा के साथ भी इतना काम होने लग गया है। तो कोई भी प्रोफेशन हो, वहां पे डेटा एनालिसिस इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट दीज डेज। तो आप जब एफआरएम करोगे, तो आप खाली रिस्क के पर्सपेक्टिव से या बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से या फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से डेटा को नहीं पढ़ रहे हो, क्वांट्स को नहीं पढ़ रहे हो, आप इन जनरल पढ़ रहे हो। राइट, और वो जो नॉलेज है वो आपकी हर इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है। तो कोई अगर इंजीनियर है, कोई अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई अगर सीएफए है, हर किसी को अल्टीमेटली डेटा एनालिसिस करना आना चाहिए। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि एफआरएम में जिस लेवल का डेप्थ है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर, वो किसी कोर्स में नहीं है, खासकर अगर अपने फाइनेंस स्ट्रीम्स का बात करेंगे। वेदर इट इज सीए, सीए में क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ही नहीं, सीएफए में है, ठीक है, उसके अलावा एमबीए में लोग थोड़ा सा करते हैं बट इतना डेप्थ में नहीं है। बट एफआरएम में जो आप क्वांट्स पढ़ोगे वो काफी अच्छी डेप्थ में गिवन है, और वो आपको सिर्फ फाइनेंस या बैंकिंग में हेल्प नहीं करेगा, इट विल हेल्प यू इन द ओवरऑल करियर। ठीक है, आप किसी भी लाइन से अगर हो तो वहां पे आपको क्वांट्स करना ही पड़ेगा, बिकॉज आजकल सब कुछ डेटा ओरिएंटेड हो रहा है। राइट, नाउ क्वांट्स में लोगों को कुछ डाउट्स होते हैं कि मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, जैसे अभी शुरू में किसी का डाउट आया भी था कि मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है। तो प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड स्टैट्स। ठीक है, खासकर एफआरएम में जो आप स्टैट्स पढ़ रहे हो, इसको मैं स्टैट्स भी बोल रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स। मैथ्स में आप डेरिवेशंस करते हो, प्रूफ्स का बात करते हो। राइट, जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम लोग फाइनेंस में पढ़ते हैं, वहां पे फोकस है एप्लीकेशंस के ऊपर, कि चल अपने पास डेटा आ गया, वो डेटा से सीधा एप्लीकेशन करके देखें, सीधा एप्लीकेशंस पे फोकस है। तो आपको डेटा पे काम करना आना चाहिए। उसके लिए हम लोग कोई ना कोई टूल यूज करेंगे, जैसे कि एक्सेल यूज करेंगे या पाइथन यूज करेंगे। तो उस पे फोकस है कि कैसे हम लोग डेटा को डिजाइन करें, कैसे हम लोग मॉडल को डिजाइन करें, एंड अल्टीमेटली कैसे हम लोग मॉडल्स को यूज करें फ्यूचर प्रिडिक्शंस के लिए। राइट, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन,
दैट डजंट मीन कि बैंक जो है वो कुछ भी कर सकता है. यू हैव टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर एंड टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली. तो वो जो प्रिडिक्शंस है, राइट, वो आप डेटा को लेके मॉडल बिल्ड करोगे एंड कोई ना कोई टूल यूज करोगे एंड यू विल गेट द प्रिडिक्शंस. तो इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशंस. यहाँ पे किसी का मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं भी है ना, तो आपको डरना नहीं है. एक आधा चैप्टर ऐसा होगा जो इंटीग्रेशन वगैरह पे होगा, ठीक है. लेकिन मेरे को, मेरे ख्याल से 11 साल हो गए पढ़ाते हुए, आज तक एक क्वेश्चन कभी इंटीग्रेशन वगैरह पे आया नहीं है. तो डोंट वरी, आपका जो क्वांट्स है दैट इज टोटली एप्लीकेटिव. अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ने का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग जनरली उसको करिकुलम से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं एंड स्ट्रगल करते हैं. तो वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनको थोड़ा सा क्लैरिटी आता है एंड सो ऑन. बट अल्टीमेटली क्वांट्स अगर आपको पढ़ना है ना, तो आपको डेटा के साथ फ्रेंडली होना होगा. आपको स्प्रेडशीट पे मॉडल्स बना के देखने होंगे. तो हम लोग जब क्लासेस करते हैं तो उस पे फोकस करते हैं, बिकॉज वैसे जो लर्निंग होता है वो आपको कभी भी रीडिंग करके नहीं मिल सकता. तो क्वांट्स इज ऑल अबाउट हैंड्स ऑन. इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस जहां पे आप डेटा लेके एक्चुअल में फोरकास्ट क्रिएट कर रहे हो. दैट इज योर टॉपिक नंबर 1, विच इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस. किसी को डरना नहीं है. अगर आप इसको नेगेटिव साइड पे देखोगे तो आप बोलोगे डिफिकल्ट है. अगर पॉजिटिव साइड पे देखोगे तो एक बार ही आपने एफआरएम में क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लिया, आप जिस मर्जी इंडस्ट्री में चले जाओ, वेदर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में चले जाओ, वेदर आप, मैं बोल रहा हूँ एचआर में चले जाओ, मार्केटिंग में चले जाओ, हर जगह जो एनालिटिक्स होता है ना वो एग्जैक्टली सेम होता है, ओनली द डेटा चेंजेस. तो ये जो नॉलेज है आपकी, वो आपकी ओवरऑल ग्रोथ में, पर्सनैलिटी में बहुत हेल्प करेगा. और जो बोल रहे हैं ना कि फ्यूचर में मशीन लर्निंग आएगा, मशीन लर्निंग का तो बेस ही स्टैट्स है. तो अगर आपको मशीन लर्निंग के लिए इक्विप्ड होना है तो आज आपको स्टैट्स करना ही पड़ेगा. दैट इज योर टॉपिक नंबर 1. सेकेंड टॉपिक इज फाइनेंशियल मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स. तो आप सब लोगों ने ये सीरीज देखी होगी डेफिनेटली, ठीक है, कोविड के टाइम पे. सब लोगों ने ये सीरीज देखी है कि नहीं? हर्षद मेहता, रिप्लाई करना एक बारी चैट बॉक्स में. आप सब लोगों ने ये सीरीज देखी होगी, मेरे फैमिली वालों ने भी ये सीरीज देखी है. बट कल मैं वेबिनार के लिए जस्ट पूछ रहा था कि अपनी सिस्टर से कि आपको समझ में आया था कि उस सीरीज में हुआ क्या है, स्कैम कैसे हुआ है. सो उनको नहीं समझ में आया. तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये सीरीज अच्छी तो लगी बिकॉज उसका डायलॉग्स के लिए, उसकी एक्टिंग के लिए, बट समझ में नहीं आया कि अल्टीमेटली कैसे हर्षद मेहता ने बॉन्ड मार्केट को, इक्विटी मार्केट को, लेवरेज को एक्सप्लोर किया, सिस्टम में लूपहोल्स निकाले, राइट. तो अगर आपको ये सारी चीजें समझनी है ना, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल मार्केट के प्रोडक्ट्स, राइट. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट हर्षद मेहता का सीरीज. रियल लाइफ में अगर आपको ग्रो करना है तो आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को अच्छे से यूज करना आना चाहिए. मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि जो जॉब्स है ना वो आपको पे चेक देती हैं, बट इन्वेस्टिंग हेल्प्स यू क्रिएट वेल्थ. अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको इन्वेस्टिंग करना होगा. अगर आपको पे चेक चाहिए तो आप जॉब कर ही रहे हो, राइट. जॉब आपके प्रेजेंट को सिक्योर करता है, बट इन्वेस्टिंग आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है, राइट. जॉब आपकी सर्वाइवल नीड्स को पूरा करता है. व्हाट अबाउट ग्रोथ नीड्स, वो इन्वेस्टिंग पूरा करेगा. तो अगर आपको ठीक से इन्वेस्टमेंट्स करना है तो आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सीखना पड़ेगा. आपको बॉन्ड मार्केट अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है. अगर मैं इंडिया में बॉन्ड मार्केट का एग्जाम्पल दूं तो उस केस में लोग सोचते हैं एफडीज इज बॉन्ड मार्केट. वैसा नहीं है, एफडीज वैसा नेचर का है, बट बॉन्ड मार्केट इज अ वेरी बिग थिंग. और अभी इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है बॉन्ड मार्केट. बॉन्ड मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट्स हो गया. उसके अलावा लेवरेज को कैसे यूज करना है. बहुत सारे लोग, ठीक है, मैं फैमिलीज में देखता हूँ लेवरेज से डरते हैं. अल्टीमेटली लेवरेज डेंजरस भी है. लेवरेज मतलब बोरो करके इन्वेस्ट करना, राइट, वो डेंजरस भी है. बट जो जितने भी रिच क्लास के लोग हैं वो लेवरेज से ही बड़े हुए हैं. तो लेवरेज भी आपको यूज करना आना चाहिए. ये सारी चीजें एग्जाम परस्पेक्टिव से तो आप पढ़ोगे ही, बट आपके रियल लाइफ में भी इक्वली यूजफुल है. दैट इज द आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स. एंड बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो ये फाइनेंशियल मार्केट्स का नॉलेज है ना, ये सिर्फ स्पेक्यूलेशंस के लिए है. ऐसा नहीं है. अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, हेज करना है, ठीक है, हेज इज द वर्ड. अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है तब भी आप ये सारे प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो. अभी फॉर एग्जांपल मेरा कोई इक्विटी पोर्टफोलियो है या मेरे फादर का कोई इक्विटी पोर्टफोलियो है 1 CR का. मुझे लग रहा है कि यार इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो सकती है, उसके कारण पोर्टफोलियो का वैल्यू गिर जाएगा. तो लोगों को पता ही नहीं है उस केस में क्या करना है. उनको डर लग रहा है, वो अपना पोर्टफोलियो भी बेचना नहीं चाहते हैं, राइट. एट द सेम टाइम दे आर
एट अ फियर कि कल को अगर वॉर हो गया तो उनका पोर्टफोलियो 10-12% गिर सकता है। तो वहां पे अगर आपको हेजिंग के बारे में नॉलेज है, ठीक है, हेजिंग के बारे में कि कैसे अपने डाउनसाइड को अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे अपने ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं इक्विटी मार्केट्स में अपने डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उस केस में वो आपके जो आपके पोर्टफोलियो है उसमें भी तो हेल्प कर रहा है ना। तो डोंट थिंक कि फाइनेंशियल मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स जब आप पढ़ोगे वो सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से है, ये आपके रियल लाइफ में भी इक्वली एप्लीकेबल है। रियल लाइफ में अगर आपको अच्छे से नेटवर्थ क्रिएट करना है, देन यू नीड टू हैव गुड नॉलेज ऑफ ऑल द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। इज दैट क्लियर? तो क्वांट्स भी आपका हर जगह यूज होगा, क्वांट्स मेनली यूज होगा करियर पर्सपेक्टिव से अगर आपको डिसरप्ट नहीं होना। अदरवाइज आई एम 99% श्योर कि 10 years डाउन द लाइन मशीन लर्निंग आपको खत्म कर देगा। ठीक है, तो अगर आपको खत्म नहीं होना, टुडे यू कैन टेक द फर्स्ट स्टेप जहां पे आप स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से सीखोगे, एंड देन यू कैन डेफिनेटली प्रोग्रेस टुवर्ड्स मशीन लर्निंग एज वेल। राइट, क्योंकि मशीन लर्निंग के चैप्टर्स भी हैं हमारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर। एंड सबसे अच्छी चीज क्या, एप्लीकेटिव है, मतलब ज्ञान नहीं है कि कैसे सॉल्व करना है, एक्चुअल में उस डेटा को लेके कैसे अप्लाई करना है, एंड देन उसके बेसिस पे कैसे डिसीजन मेकिंग करना है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्सेज जहां पे फोकस इज ऑन एप्लीकेशंस, नॉट ओनली ऑन कंसेप्चुअल लर्निंग। राइट, तो क्वांट्स हो गया, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स तो मैंने आपको बोला कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करना है, अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो। राइट, थर्ड टॉपिक है आपका वीआरएम, वैल्यूएशंस एंड रिस्क मॉडल्स। अगर मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूं, आपको कितने अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, एक बार चैट चैट बॉक्स में रिप्लाई करना प्लीज। आपको कितने अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए? लेट मी टेक सजेशंस फ्रॉम एवरीवन। व्हाट डू यू थिंक, आज के टर्म्स में आपको कितने अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए? 10 lakhs, ओके। समवन सेज 20 lakhs। कितने अमाउंट का आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? 50 lakhs, 1 crore, 12 lakhs, 20 to 30 lakhs। तो एक बेसिक क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछता हूं इक्विवेलेंट टू अ हार्ट सर्जरी, कि आपको कितने अमाउंट का इंश्योरेंस लेना चाहिए? अगर आप बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट का इंश्योरेंस लोगे तो आपके प्रीमियम्स जाएंगे। ठीक है, प्रीमियम्स जाएंगे तो आपकी सेविंग्स वेस्ट होंगी जिसको आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो। अगर आप बहुत कम अमाउंट का इंश्योरेंस लोगे, देन यू आर कीपिंग योर सेल्फ वल्नरेबल। तो व्हाट इज द राइट अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस यू नीड टू टेक? उसके लिए सबसे पहले आपको रिस्क को क्वांटिफाई करना पड़ेगा ना, कि अगर कोई हॉस्पिटलाइज होता है तो एवरेज कितना खर्चा आता है। राइट, एवरेज कितना खर्चा आता है, मीन वैल्यू। अगर कोई हॉस्पिटलाइज होता है तो वर्स्ट केस में कितना खर्चा आता है, ठीक है, जिसको हम लोग टेल्स बोलते हैं, कि वर्स्ट केस में कितना खर्चा हो सकता है, कितने लॉसेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। उसी के बेसिस पे तो आप डिसाइड करोगे ना कि आपको क्या इंश्योरेंस लेना है। राइट, उसी के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे आपको क्या इंश्योरेंस लेना है। तो सर हमें डेटा कहाँ से मिलेगा? अरे अगर मैं डेटा निकालना चाहूँ कि हॉस्पिटलाइजेशन का क्या क्या एक्सपेंस लगता है, इस तरह का डेटा आपको आराम से गूगल पे मिल जाएगा। आप उस पे स्टैटिस्टिक्स करके यू कैन फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू, यू कैन फाइंड आउट द वर्स्ट केस वैल्यू, कि वर्स्ट केस में कितना खर्चा आता है। अकॉर्डिंगली ही आप इंश्योरेंस लोगे ना। राइट, अकॉर्डिंगली ही आप इंश्योरेंस लोगे, बिकॉज अगर आप ज्यादा अमाउंट का लोगे आप लॉसेस क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, वो पैसा हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते थे। अगर मैं कम अमाउंट का लेता तो उस केस में आई एम कीपिंग माई सेल्फ वल्नरेबल। तो उस केस में व्हाट इज द राइट अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस? तो वैल्यूएशन एंड रिस्क मॉडल्स आपको बताता है कि कैसे अलग अलग रिस्क को क्वांटिफाई करना है, देन अकॉर्डिंगली कैसे उस रिस्क को मैनेज करना है। राइट, सबसे पहले हमें क्वांटिफाई करना है कि बैंक्स में रिस्क कितना है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स में किया है उसका वैल्यू कितना नीचे जा सकता है, जो लेंडिंग हम लोगों ने किया है, ठीक है, बोरोवर्स में कितना डिफॉल्ट हो सकता है, उसके कारण कितना लॉसेस होगा, एवरेज लॉसेस एज वेल एज वर्स्ट केस लॉसेस। एंड अकॉर्डिंगली उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कितना रिजर्व्स रखने की जरूरत है, हमें कितना इंश्योरेंस लेने की जरूरत है, या बैंक्स को कितना कैपिटल मेंटेन करने की जरूरत है। तो that is something that you will learn in valuation and risk models, right? But having said this, आप जितना मर्जी रिस्क को मैनेज कर लो, कुछ ना कुछ रिस्क तो आपका छूटेगा ही। जितना मर्जी रिस्क को मैनेज कर लो, कुछ ना कुछ रिस्क तो आपका छूटेगा ही। जैसे आपको ये मूवी का डायलॉग याद होगा, ठीक है, नैना का, कि जितना भी ट्राई कर लो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
वैसा ही रिस्क में है। अब जितना मर्जी ट्राई कर लो, जितना मर्जी मैनेज कर लो, क्या आप 100% अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो? नहीं। रिस्क टर्म्स में उसको बोलते हैं रेजिडुअल रिस्क। तो रेजिडुअल रिस्क जो रहेगा उसको कैसे मैनेज करना है, दैट इज समथिंग यू विल लर्न इन वैल्यूएशन एंड रिस्क मॉडल्स। एक तो आप रिस्क को मैनेज कर रहे हो, बट आप 100% नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ छूटेगा ही, वो रेजिडुअल रिस्क का अंडरस्टैंडिंग। सेकेंडली, आप सभी तरह के रिस्क को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। बैंक्स के अंदर आजकल एक बहुत बड़ा रिस्क चल रहा है, रेप्यूटेशनल रिस्क। उसको मैं कैसे क्वांटिफाई करूं? वेरी डिफिकल्ट। तो ये सारा जो रिस्क का खेल है, वो आप पहली बार आके पढ़ोगे वीआरएम के अंदर, वैल्यूएशन एंड रिस्क मॉडल्स। एफआरएम पार्ट 1 इज ऑल अबाउट फाउंडेशंस। एफआरएम पार्ट 2 इज ऑल अबाउट डीप डाइव इनटू ऑल द टाइप्स ऑफ रिस्क। ठीक है, तो पार्ट 1 में आप फाउंडेशंस करोगे। फाउंडेशंस में आपका जो वीआरएम वाला मॉड्यूल है, ठीक है, वो फोकस करता है किसके ऊपर? आपको पहली बार रिस्क को कैसे क्वांटिफाई करना है, अलग अलग तरह के रिस्क बैंक्स क्या फेस करते हैं, जो रेजिडुअल रिस्क बचेगा उसको कैसे हैंडल करना है, वो सारा आप वीआरएम के अंदर पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो क्वांट्स हो गया अपना, अपना फाइनेंशियल मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स हो गया, अपना वीआरएम हो गया। वीआरएम का मैंने आपको तो एनालॉजी जो दिया वो रियल लाइफ का दिया, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए, आपको कितना प्रोटेक्शन का जरूरत है, दैट विल डिपेंड ऑन क्वांटिफाइंग योर रिस्क। रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करो, देन उसको क्वांटिफाई करो, एंड देन उसको मैनेज करो। तो ये आपके क्या रियल लाइफ में यूज नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। ये प्रिंसिपल्स जब आपके अंदर इम्बाइब हो जाएंगे ना, तो रियल लाइफ में पूरे तरह से उसको आप यूज करोगे, देखना। राइट। लास्ट टॉपिक जो हमारा है एफआरएम पार्ट 1 का, दैट इज फाउंडेशंस। फाउंडेशंस इज ऑल अबाउट रिस्क एपेटाइट, रिस्क प्लानिंग, ठीक है, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। तो ये मूवी तो सबको याद होगी, ठीक है, सबने ये मूवी देखी है, विजय सलगांवकर। ठीक है, मूवी का नाम क्या है? एक बार रिप्लाई करना चैट बॉक्स में। लेट्स सी आप में से कितने लोग मूवी देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मूवी? दृश्यम। सबने मूवी देखी होगी, राइट? अगर मुझे विजय को रिप्रेजेंट करना है तो आई थिंक ही इज द बेस्ट रिस्क प्लानर, राइट? बिकॉज ही अंडरस्टूड कि अलग अलग लोगों का रिस्क एपेटाइट क्या है, उसकी वाइफ का रिस्क एपेटाइट क्या है, उसकी डॉटर का रिस्क एपेटाइट क्या है, मतलब कहाँ पे डॉटर ब्रेक कर जाएगी, एंड अकॉर्डिंगली वो प्लानिंग करता है कि क्या एक्शंस लेने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए बेस्ड ऑन द रिस्क एपेटाइट। सेकेंडली, आपको दिख रहा होगा कि डाइवर्सिफिकेशन किया, विटनेसेस का डाइवर्सिफिकेशन किया, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ एविडेंस को यूज किया, ताकि कोई सिंगल पॉइंट फेलियर ना हो। तो इस तरह के जो प्रिंसिपल्स हैं कि अपने को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, हमें कैसे अपने रिस्क एपेटाइट को समझना है, उसके अकॉर्डिंग कैसे अपने को रिस्क प्लानिंग करनी है, दैट इज ऑल कवर्ड इन फाउंडेशंस। राइट। फाउंडेशंस का सिंपल सा फंड है कि हमें रिस्क को अवॉइड नहीं करना, बिकॉज रिस्क नहीं लोगे तो रिटर्न्स नहीं मिलेगा। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल टू दिस मूवी, कि ऐसा नहीं है कि मर्डर करना है, बट इन जनरल हमें रिस्क को अवॉइड नहीं करना, हमें रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। दैट इज द आइडिया ऑफ दिस होल मॉड्यूल विच इज फाउंडेशंस। तो एफआरएम पार्ट 1 में आपके 4 मॉड्यूल्स हैं। वन इज क्वांट्स, ठीक है, सेकेंड इज आपका फाइनेंशियल मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स, थर्ड इज आपका वैल्यूएशंस एंड रिस्क मॉडल्स, एंड फोर्थ इज आपका फाउंडेशंस। इसमें से क्वांट्स प्योरली प्रैक्टिकल है आपका, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स आपका मिक्सचर है, बिकॉज वहां पे आप सारे प्रोडक्ट्स को समझोगे भी कंसेप्चुअली, एंड उनके वैल्यूएशंस वगैरह भी आप सीखोगे, तो वहां पे भी प्रैक्टिकल आएगा, आपका कंसेप्चुअल लर्निंग भी बहुत सारा आएगा। वीआरएम अगेन आपका प्रैक्टिकल है, बिकॉज आपको क्वांटिफाई करना है अलग अलग तरह के रिस्क को। फाउंडेशंस आपका कंसेप्चुअल है एंड आई कैन से थ्योरेटिकल है, ठीक है, जिसमें हम अलग अलग तरह के फेलियर्स भी देखेंगे, कि पास्ट में बहुत बड़े बड़े हेज फंड्स, बहुत बड़े बड़े बैंक्स फेल हुए हैं, किस कारण से फेल हुए हैं। देखो, लाइफ में ना सीखने का एक ही तरीका है, या तो खुद गलती करके सीखो, या दूसरे की गलती से सीखो। कौन सा तरीका सस्ता होता है? दूसरे की गलती से सीखना। इसीलिए फाउंडेशंस में आपको सिखाया जा रहा है कि बड़े बड़े हेज फंड्स, बड़े बड़े बैंक्स जो है कैसे फेल हुए हैं, ताकि आप जब रिस्क मैनेजर बन के जाओ, आप उनके फेलियर्स से लेसन लेके जाओ। ऐसा नहीं है कि खुद फेल होके अपने वो लर्निंग करें। राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एफआरएम पार्ट 1 करिकुलम। करिकुलम आपका पूरी तरह से रियल लाइफ में एप्लीकेबल है, वो मैंने आपको बता ही दिया। एफआरएम इजंट just about managing risk in banks, it's about managing risk in life, right?
सबसे बड़ा लेसन जो हम लोग एफआरएम से सीखते हैं ना, एफआरएम ये नहीं बोलता कि रिस्क को अवॉइड करो, राइट, वो बोलता है रिस्क को मैनेज करो। जब आप ये इतना बड़ा लेसन लेके जाओगे ना, तो लाइफ में लोग सोचते हैं कि रिस्क मैनेजर बनने के बाद आप रिस्क एवर्स हो जाओगे। आप रिस्क एवर्स नहीं होगे, आप रिस्क मैनेजर बन जाओगे। आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगा, बिकॉज आपको उसको मैनेज करना आता होगा। और वो छोटा सा चीज जो बोलते हैं ना, एक हिम्मत लाइफ में, वो आपको एज अ पर्सनल लाइफ भी बहुत बड़ा अपलिफ्टमेंट देने वाली है आफ्टर डूइंग दिस कोर्स। दैट इज व्हाट आई एम फोकसिंग। इज दैट क्लियर? ठीक है, रियल लाइफ में ऑब्वियसली आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है। आप रियल एस्टेट बाय करोगे, कल को जॉब करना शुरू कर दोगे। ठीक है, उसके अलावा आप जॉब स्विचेस का सोचोगे, आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। ये सारी सारी चीजें जो हैं, अल्टीमेटली इट रिवॉल्व्स अराउंड फाइनेंस एंड रिस्क। तो वो जो प्रिंसिपल्स आप एफआरएम के अंदर सीखोगे, वो आपकी करियर में तो हेल्प करेगा ही, जॉब्स में तो हेल्प करेगा ही, वो आपको आपके रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो लोगों का आता है कि एफआरएम के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। एफआरएम के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? तो मैंने एक पेज में समराइज करने की कोशिश की है। सबसे पहले, क्या क्या रोल्स मिलते हैं एफआरएम होल्डर्स को। अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं जो बैंक्स फेस करते हैं। एक होता है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? जो लेंडिंग बैंक ने किया हुआ है, उसमें डिफॉल्ट्स हो सकते हैं। वो डिफॉल्ट्स के कारण बैंक्स को लॉसेस होंगे, राइट, उसको मैनेज करना, दैट इज द वर्क ऑफ क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट। मार्केट रिस्क, नाम से पता लग रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स ने किया हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू ड्रॉप हो सकता है, उसके कारण बैंक्स को लॉसेस होंगे। वो लॉसेस को क्वांटिफाई करना, उसको मैनेज करना, मार्केट रिस्क एनालिस्ट, राइट। रिस्क एनालिस्ट इन जनरल जो सभी तरह के रिस्क को हैंडल करता है, उसको ईआरएम बोलते हैं, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। क्रेडिट रिस्क जो क्रेडिट रिस्क पे फोकस करेगा, मार्केट रिस्क जो मार्केट रिस्क पे फोकस करेगा। बैंक्स में ट्रेजरी डिवीजन होता है, ठीक है, जो खासकर लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करते हैं। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? मैं डिपॉजिटर से पैसा ले रहा हूँ शॉर्ट टर्म में, और उसको लेंड कर रहा हूँ 20 साल के लिए मॉर्गेज लोन में, हाउस लोन में। कल को डिपॉजिटर अगर अपना पैसा विड्रॉ करने आ गया, तो मेरे पास तो पैसा लॉन्ग टर्म में आएगा, राइट। सो देयर कैन बी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैच। देयर कैन बी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैच। तो वो होता है हमारा लिक्विडिटी रिस्क। वो लिक्विडिटी रिस्क के ऊपर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बिकॉज इतने साल की स्टडी में देखा गया है कि बैंक्स जो डूब रहे हैं ना, वो क्रेडिट रिस्क के कारण नहीं डूब रहे, मतलब खराब लोन्स देने के कारण नहीं डूब रहे। वो लिक्विडिटी मिसमैचेस के कारण डूब रहे हैं, कि शॉर्ट टर्म में हमारे पास लिक्विडिटी नहीं है। आप इमेजिन करो, आपका कोई मेडिकल का खर्चा आ गया शॉर्ट टर्म में, ठीक है, आपके पास शॉर्ट टर्म में सैलरी बचा नहीं है, आपके पास सेविंग्स नहीं है, बट आपके पास प्रॉपर्टी है 5 करोड़ का। क्या आप उस प्रॉपर्टी को जो लॉन्ग टर्म में आपको पैसा देगा, उसको शॉर्ट टर्म में बेच सकते हो? नहीं। यू विल फेस लिक्विडिटी रिस्क, राइट। उसी तरह से बैंक्स भी वो लिक्विडिटी क्रंच फेस करते हैं। इन जनरल क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये प्रोफाइल में आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर सकते हो, नॉट ओनली बैंक्स बट ऑल्सो इंश्योरेंस कंपनीज। उसके अलावा आप सबको पता होना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि रिस्क मैनेजमेंट करना ना, इट्स अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, इट्स अ कंप्लायंस थिंग, कि आपको करना ही पड़ेगा, आपको रिस्क को क्वांटिफाई करना ही है, आपको उसको मैनेज करना है, एंड आपको रेगुलेटर को शो करना है दैट यू आर मैनेजिंग योर रिस्क। बिकॉज रेगुलेटर, रेगुलेटर मतलब आरबीआई, वो छोटे छोटे डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहता है ना। तो किसके ऊपर कंट्रोल लगाना होगा? बैंक्स के ऊपर। दिस इज द ओनली सिंगल रीजन जिसके कारण एफआरएम में जॉब अपॉर्चुनिटीज हमेशा बहुत हाई रहेंगी। और आज एक बात बेट करके बोल रहा हूं, ठीक है, आज एक बात इस पोडियम पे बेट करके बोल रहा हूं, जितने भी फाइनेंस के करियर्स हैं, वेदर इट इज सीए, सीएफए, एमबीए, अगर आप मेरे से पूछोगे ऐसा कौन सा सर्टिफिकेशन है जिसमें एफर्ट सबसे लोएस्ट है एंड रिवॉर्ड सबसे हाईएस्ट है, आई बेट इट इज एफआरएम। क्योंकि आपके सिर्फ दो लेवल्स हैं, आपको 1 साल या 1.5 साल पढ़ाई करनी है, उसके बाद ही आपकी जॉब लग जाएगी। जॉब में जो आपका स्टार्टिंग पैकेज होगा, वो इक्वलेंट टू अदर प्रोफाइल्स होगा, बट जॉब में आपको ग्रोथ बहुत ज्यादा मिलने वाली है। क्यों? बिकॉज ऑफ टू रीजंस। वन, देर इज नो कॉम्पिटिशन। आज भी लोगों को रिस्क के बारे में कुछ पता ही नहीं, मतलब फाइनेंशियल रिस्क के बारे में इतना पता ही नहीं, ना लोगों का इंटरेस्ट इसमें इतना आता है। बिकॉज किसी एमबीए कॉलेज में, इन जनरल अगर आप कहीं पर भी देखोगे, सीए वगैरह के कोर्स में, कहीं पर भी फाइनेंशियल रिस्क का इतना बात नहीं होता, राइट। सेकेंड इज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अगर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, तो आपको ये मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, आपको रिस्क को क्वांटिफाई करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, उसके कारण आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहेंगी। एंड वन मोर थिंग,
फ्यूचर में मशीन लर्निंग हर जगह आ रहा है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पूरी तरह से मशीन लर्निंग ऑटोमेट कर रहा है स्ट्रैटेजीज को, राइट। एल्गो ट्रेडिंग पूरा डोमिनेट कर रहा है टेक्निकल एनालिसिस को, जो चार्ट्स देख के हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। बट रेगुलेटरी, जहां पर रेगुलेटरी मॉडल्स का बात आता है, वहां पे रेगुलेटर इज नॉट अलाउइंग मशीन लर्निंग, फुली मशीन लर्निंग को टेक ओवर करने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा, बिकॉज मशीन लर्निंग के मॉडल्स आर ब्लैक बॉक्स, आपको पता ही नहीं अंदर में क्या हो रहा है। चैट जीपीटी में आप कुछ पूछते हो, आपको आंसर देता है, बट वो आंसर किस सोर्स से आ रहा है, वो कितना सही है, उसका क्या मॉडल है, किसी को नहीं पता। इट इज टोटली अ ब्लैक बॉक्स। तो रेगुलेटर कैन नॉट अलाउ ब्लैक बॉक्स मॉडल्स इन बैंक। इसीलिए मशीन लर्निंग फैसिलिटेट करेगा, ठीक है, हेल्प करेगा बैंक्स को, बट वो कभी भी ओवर पावर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि वो बैंकिंग रोल्स को जो है वो डोमिनेट करेगा या उनको रिडंडेंट कर देगा। उस कारण से आई कैन बेट इन द कमिंग 10-15 ईयर्स आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती आई हैं और मिलती जाएंगी। सेकेंडली, एफआरएम इसलिए भी ल्यूक्रेटिव है बिकॉज बहुत सारे नए नए रिस्क आते जा रहे हैं। अब मशीन लर्निंग आ गया तो एआई रिस्क के ऊपर बात होनी शुरू हो गई कि बैंक्स को एआई रिस्क क्वांटिफाई करना है, ठीक है। उसके अलावा क्लाइमेट रिस्क, बोला जा रहा है कि क्लाइमेट रिस्क इज द नेक्स्ट बिगेस्ट चैलेंज, तो क्लाइमेट रिस्क आ गया। तो नए नए रिस्क जैसे आते जा रहे हैं, अभी जियो पॉलिटिकल रिस्क का इतना बात हो रहा है, तो जियो पॉलिटिकल रिस्क मतलब वर्ल्ड वॉर्स हो जाएगा, ट्रेड वॉर्स हो जाएगा, उसको कैसे बैंक्स को मैनेज करना है, बिकॉज एवरीवन इज पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो इसके कारण अपॉर्चुनिटीज और बढ़ती जा रही है ऑफ क्वांटिफाइंग रिस्क एज वेल एज मैनेजिंग रिस्क, ठीक है। ये तो प्रोफाइल्स हुए आपके। आपके रोल्स कौन कौन से रहेंगे? आप मॉडल डेवलपमेंट में काम कर सकते हो, मॉडल मॉनिटरिंग में, मतलब मॉडल डेवलप जो करते हैं, जो लोग मॉडल को चेक करते हैं, मॉडल वैलिडेशन, मॉडल ऑडिट, मॉडल गवर्नेंस, मॉडल रिस्क मैनेजमेंट, एक बार ही लिंक्डइन पे सर्च करना, आपको भर भर के जॉब्स मिलेंगी इसमें, राइट। तो बहुत सारे रोल्स हैं, बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं जिसमें आपको जॉब्स मिलेंगी। एंड टू मेन रीजंस जिसके कारण एफआरएम आई कैन बेट विल गिव यू द हाईएस्ट, जो बोलते हैं ना, रिटर्न ओवर एफर्ट रेशो। दैट इज, वन इज आपका नो कंपटीशन या लो कंपटीशन, सेकंड इज आपका रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। बैंक्स हायर करते हैं ऑब्वियसली एफआरएम्स को, कंसल्टिंग कंपनीज हायर करती हैं, बिग फोर्स हायर करते हैं, फिनटेक्स हायर कर रहे हैं, एनबीएफसीज हायर कर रही हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक रेटिंग एजेंसीज हायर कर रही हैं। लोगों को लगता है इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करना मतलब सिर्फ इक्विटी रिसर्च करना या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना, जबकि वो बहुत ही कंपेटिटिव स्पेस है। मतलब इंजीनियर्स को भी उसमें जाना है, सीएस को भी उसमें जाना है, एमबीएस को भी उसमें जाना है, तो उसमें कुछ मिलता ही नहीं है। लोगों को मैंने देखा है 5-5 साल के बाद भी वहां पे पैकेज मिल रहा है अराउंड 12 to 15 lakhs का। जबकि अगर आप एक ऐसे स्पेस में जाते हो जहां आपका कंपटीशन नहीं है, राइट, वहां पे 5 years डाउन द लाइन आपका पैकेज कैन इजिली रीच 25 to 30 lakhs। एंड इस लाइन में कोई कंपटीशन नहीं है बिकॉज कोई भी एमबीए कॉलेज आज की डेट में भी एफआरएम वगैरह मतलब फाइनेंशियल रिस्क नहीं पढ़ा रहा। सब लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च, इसी को फाइनेंस समझते हैं। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या इन्वेस्टमेंट बैंक्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जॉब्स है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स में इक्वली जॉब्स हैं रिस्क मैनेजमेंट की, बिकॉज उनको भी क्रेडिट रिस्क करना है मैनेज, उनको भी मार्केट रिस्क करना है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक समझ के ये मत समझना कि खाली इन्वेस्टमेंट्स का बात हो रहा है। इन्वेस्टमेंट बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, वहां पे हर तरह के रोल्स रहते हैं। वहां पे आपको क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इन सब के रोल्स भी मिलेंगे डेफिनेटली। सैलरी रेंज कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। अपना फ्रेशर्स के लिए 6 to 10 lakhs विच इज गुड इनफ। आप 1.5 साल का या 1 साल का एक कोर्स कर रहे हो और आपको 6 से 10 लाख का एक स्टार्टिंग पैकेज मिल रहा है, बट इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा हाई है। क्यों? बिकॉज कंपटीशन बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत कम। आज मेरे अलग से भी रिस्क मैनेजमेंट के कोर्सेज चलते हैं जो हम लोगों ने खुद के डिजाइन किए हुए हैं। एंड ये इंडस्ट्री, पूरी की पूरी इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है। मतलब हर एक बैंक में आप सोचो, हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रिस्क मॉडलिंग का रिक्वायरमेंट है, बट लोगों को पता ही नहीं। आज भी लोगों को फाइनेंस के बारे में पता है, थोड़ा सा फाइनेंशियल मॉडलिंग के बारे में पता है, थोड़ा सा इक्विटी रिसर्च के बारे में पता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में पता है, बस। ठीक है, पीपल थिंक कि कोई डिग्री करके आपको पोर्टफोलियो मैनेजर की जॉब मिल जाएगी, आप फंड मैनेजर बन जाओगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो हैव सम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड उसके हिसाब से अपना करियर ट्रेजेक्टरी चूज करो, राइट। फ्रॉम अ रिकॉग्निशन परस्पेक्टिव, दिस कोर्स इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, यूएस में रिकॉग्नाइज्ड है, सिंगापुर में, बैंक ऑफ इंग्लैंड, आरबीआई के भी वेबसाइट में अगर आप जाओगे एंड आरबीआई की जॉब्स को सर्च करोगे, पूरा एक टेबल आता है, उसमें आपको दिखेगा एलिजिबल क्वालिफिकेशंस में एफआरएम आपका इंक्लूडेड है। मतलब एफआरएम्स को भी हायर किया जाता है बैंकिंग स्पेस में, आरबीआई भी हायर करता है और बैंक्स भी हायर करते हैं।
ठीक है, जैसे हमारा एसबीआई क्लरिकल एग्जाम होता है, पीओ एग्जाम होता है, वैसी एफआरएम्स को भी जॉब्स दी जाती हैं। तो इट इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। ऐसा नहीं है कि यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ टू इंडिया और यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ टू एनी पर्टिकुलर सिटी। आप ग्लोबली कहीं पर भी जाके काम कर सकते हो। तो ये आपका करियर अपॉर्चुनिटीज है आफ्टर एफआरएम सर्टिफिकेशन। नाउ अगर आप हमारे साथ क्लासेस स्टार्ट करते हो एफआरएम का, तो आपका स्टडी प्लान क्या रहेगा? देखो, एफआरएम का एग्जाम नवंबर में होता है, मई में होता है और अगस्त में भी होता है। मैं नवंबर और मई का साइकिल लेके चलता हूँ, नवंबर 25 का साइकिल एंड मई 26 का साइकिल। हमारी जो टोटल क्लासेस है वो अराउंड यू कैन से 250 आवर्स की हैं। उसका डबल टाइम आपको लगता है प्रेपरेशन में, तो आपको 500 घंटा लगेगा। तो अगर आप डेली 3 आवर्स पढ़ते हो तो आपका 160 डेज में प्रेपरेशन होगा। तो आप यहां से काउंट कर सकते हो कि आप नवंबर एग्जाम दे सकते हो कि नहीं। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, क्या आपके पास 160 डेज है यहाँ से? डेफिनेटली है। तो आप नवंबर एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। क्या आप मई एग्जाम के लिए एलिजिबल हो? यस, ऑब्वियसली अगर आप नवंबर के लिए एलिजिबल हो तो मई 26 के लिए तो एलिजिबल हो ही। तो आपको सारी की सारी क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करेंगे। क्लासेस के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एफआरएम या कोई भी जो आपका फाइनेंस बेस्ड एग्जाम है ना, खासकर ग्लोबल लेवल पे, उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना है, देन ओनली यू कैन पास द एग्जाम। मतलब खाली कंसेप्चुअल लर्निंग से वीडियोस देख के आप पास नहीं हो सकते। आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। राइट, तो क्वेश्चन सॉल्विंग हम आपको बुकलेट भी प्रोवाइड करेंगे एंड क्वेश्चंस हम लोग क्लासेस में भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आइट्रेशन में आप क्लासेस देखोगे, क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे, क्लासेस देखोगे, क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे। मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग कुछ तो हमने करवाया हुआ है, कुछ आप खुद से करोगे। दैट इज योर फर्स्ट आइट्रेशन ऑफ लर्निंग। सेकेंड टाइम आप क्या करोगे? आप नोट्स को पढ़ोगे। तो हम लोगों ने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, वो हैंड रिटन नोट्स को आपको पढ़ना है किसी चैप्टर को रिकॉल करने के लिए। अगेन उसके एडिशनल क्वेश्चंस करने हैं, वो एडिशनल क्वेश्चंस भी हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आपको नोट्स को पढ़ना है, एडिशनल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एंड फाइनली थर्ड आइट्रेशन में आपको पूरा टॉपिक, पूरा क्वांट्स, पूरा एफएमपी, पूरा वीआरएम, पूरा फाउंडेशंस एक साथ रिवाइज करना है। एंड देन उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं। तो ये आपका पूरा स्टडी प्लान रहने वाला है। इसमें टाइम कितना लगेगा? मैंने आपको बोला अगर हमारा 250 आवर्स का क्लासेस है तो जनरली डबल टाइम लगता है। ये सारा कुछ मिला के आपको 500 घंटे चाहिए। 500 घंटे अगर आप नहीं निकाल सकते हो टिल नवंबर, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो आप डेली कितने घंटे निकाल पाओगे। अगर आप स्टूडेंट हो, आप इजिली 3 आवर्स निकाल सकते हो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हो तो मे बी आप 1.5 आवर निकाल पाओगे। तो अगर आप 1.5 आवर निकाल पा रहे हो तो आपको कैलकुलेट करना है कितने टाइम, कितने दिन आपको चाहिए टू कंप्लीट 500 आवर्स। एंड अकॉर्डिंगली ही आप अपना अटेम्प्ट चूज करोगे। राइट, हमारी क्लासेस जो है वो सेल्फ पेस्ड मोड में आपको इमीडिएटली मिल जाएंगी। बट इस बारी से हम लोग एक नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, वो है वीकली क्विजेस। ठीक है, आप सब लोगों ने शायद कहूट प्लेटफॉर्म का नाम सुना होगा। तो इट्स अ वेरी फेमस प्लेटफॉर्म जहां पर मल्टीपल लोग साथ में क्विज दे सकते हैं। तो वो गेमिफिकेशन ऑफ लर्निंग है बेसिकली। तो हम लोग वीकली कहूट क्विजेस स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस बैच। वो आपका जून 15 ऑनवर्ड स्टार्ट होगा। तो होगा क्या बेसिकली कि आपको क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएगी फ्रॉम डे वन। आपको एक सर्टेन सेक्शन तक क्लासेस को देख के आना है। ठीक है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करके आने। देन आप वो लाइव क्विज में आओगे, आप बाकी लोगों के साथ क्विज दोगे, गेमिफिकेशन होगा लर्निंग का, आपको मजा भी आएगा और आपका एडिशनल प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 क्लास पर वीक हमारा होने वाला है। दैट इज द लाइव सेशंस दैट वी विल हैव अपार्ट फ्रॉम सम डाउट सॉल्विंग सेशंस इन बिटवीन। तो 1 क्लास पर वीक हमारा रहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 15 जून टिल द एंड ऑफ अक्टूबर फॉर द नवंबर अटेम्प्ट। राइट, तो इस तरह से आपका क्लासेस पूरा रहेगा। एक चीज है, बहुत सारे लोग एफआरएम जब पढ़ते हैं, आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जीपीटीज वगैरह भी अवेलेबल हैं, फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं। एक चीज आपको सिर्फ बोलूंगा कि पढ़ो ऐसे कि वो लाइफ लॉन्ग तक आपको हेल्प करे। चीजों को प्रैक्टिकली पढ़ो। ठीक है, हम लोग अपना जो कोर्स प्रोवाइड करते हैं उसमें साथ में हर एक चीज एक्सेल स्प्रेडशीट के ऊपर दिखाते हैं कि मॉडल कैसे बनता है। हम लोगों के पाइथन लाइव सेशंस इन बिटवीन होते हैं। ठीक है, अराउंड 12 to 16 आवर्स। अब मेरे को पाइथन करवाने का जरूरत नहीं है, पाइथन इज अ कोडिंग प्लेटफॉर्म। वो करवाने का जरूरत नहीं है एफआरएम पास करने के लिए, बिकॉज एफआरएम में कोडिंग नहीं पूछा जाता या एक्सेल नहीं पूछा जाता। बट अगर आप प्रैक्टिकली सीखोगे ही नहीं तो आपका सीवी कैसे बिल्ड होगा, बाद में जॉब कैसे मिलेगी? तो हम लोग उस पर भी फोकस करते हैं। ठीक है, इफ यू सी द मटीरियल्स दैट वी प्रोवाइड, तो आपको दिखेगा कि हम लोग नोट्स तो प्रोवाइड करते ही हैं, बहुत सारी एक्सेल शीट्स भी प्रोवाइड करते हैं। वो एक्सेल शीट्स में इनफैक्ट मेरा एक वेबिनार है यूट्यूब में,
ठीक है, जिसमें पूरा एफआरएम का स्नीक पीक मैंने दिया और सारे मॉडल्स दिखाए हैं कि कौन कौन से मॉडल्स बनते हैं, बिकॉज एफआरएम इज ऑल अबाउट क्वांटिफिकेशन। कौन कौन से मॉडल्स बनते हैं और वो मॉडल्स जो बनते हैं उसका रियल लाइफ में क्या यूज है, बैंक्स कैसे उसको यूज करते हैं, वो सारा मॉडलिंग। ठीक है, आई एम सॉरी टू से इंडस्ट्री में एक भी पर्सन नहीं कर रहा। आप ग्लोबली जाके चेक कर लो, कोई भी आपको प्रैक्टिकली वो मॉडलिंग स्किल्स नहीं प्रोवाइड कर रहा, वो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। राइट, हमारी सारी क्लासेस में आप जाके फीडबैक ले सकते हो लिंक्डइन में। हम लोगों ने एक एक टॉपिक को एक्सेल स्प्रेडशीट के साथ प्रैक्टिकली पढ़ाया हुआ है। श्वेजर खोल के पढ़ाना बहुत इजी है सबके लिए, बट इस तरह से प्रैक्टिकली वही पढ़ा सकता है जिसने खुद वो सारी चीजें डेवलप की हो। राइट, मैंने आपको क्रेडिट रिस्क का बात किया, मैंने मार्केट रिस्क का बात किया। मेरा अलग से 200 घंटे का क्रेडिट रिस्क का कोर्स है, जो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस कंज्यूम कर रहे हैं, बैंक्स कंज्यूम कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स। मेरा अलग से मार्केट रिस्क का कोर्स है, मेरा अलग से 100 घंटे का लिक्विडिटी रिस्क का कोर्स है, मेरा क्लाइमेट रिस्क का अलग से कोर्स है, मशीन लर्निंग का अलग से कोर्स है, अपार्ट फ्रॉम एफआरएम बोल रहा हूं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग किस डेप्थ के साथ एफआरएम पढ़ाते होंगे, बिकॉज वी आर सिटिंग ऑन 1000 आवर्स ऑफ एडिशनल लर्निंग। कोई भी इंडस्ट्री में एफआरएम पढ़ा रहा है, नो डाउट उसका फीस कम हो सकता है, नो डाउट उसके नंबर ऑफ आवर्स कम हो सकते हैं, नो डाउट उसका इजी क्लासेस हो सकता है बिकॉज वो ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हैं। बट इतना डेप्थ आई कैन गारंटी कोई नहीं लेके आ सकता, बिकॉज हम लोग पैशनेटली 11 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हमने वो कंटेंट खुद से पूरा बिल्ड किया ग्लोबल लेवल पे, एक एक रिस्क को पकड़ के। सो द काइंड ऑफ डेप्थ आई हैव ब्रॉट इन टू द क्लासेस, आई डोंट थिंक इस तरह का डेप्थ आपको कहीं पे भी मिलने वाला है। राइट, तो उस पर्सपेक्टिव में ध्यान में रख के प्रैक्टिकल लर्निंग सोच के क्लासेस को ज्वाइन करना। मेरा भी आप डेमोज देखो यूट्यूब में, देन ओनली टेक अ कॉल। जस्ट बिकॉज कोई फ्रेंड कर रहा है इसके लिए आपको किसी की क्लासेस को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, इंक्लूडिंग मी। आपको पहले फीडबैक लेना चाहिए, आपको डेमोज देखने चाहिए, आपको समझना चाहिए कि आपके करियर के लिए लॉन्ग टर्म में क्या अच्छा है। आप आज मे बी 10,000 सेव कर लोगे, बट लॉन्ग टर्म में आपको वैसा ग्रोथ ही नहीं मिलेगा, आपको वैसा पैकेज ही नहीं मिलेगा। व्हाट इज द एडवांटेज? तो दैट यू नीड टू एनालाइज। राइट, हमारी तरफ से डिलीवरेबल्स क्या रहेंगे, हम आपको हैंड रिटन नोट्स देंगे। तो सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स, तो आपको एक ड्राइव का लिंक हम लोग देते हैं, उसमें सारे हैंड रिटन नोट्स। आजकल एआई के जमाने में तो और हैंड रिटन नोट्स का अपना ही चार्म है, बिकॉज जब आप खुद से लिखे हुए नोट्स को पढ़ते हो आपको बहुत मजा आता है, और बहुत सुंदर से नीटली हम लोगों ने सारे चैप्टर्स के नोट्स दिए हुए हैं, करिकुलम से बनाए हुए हैं। कोई किसी प्रेप प्रोवाइडर के मटेरियल्स को यूज नहीं किया, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में है। इसमें आप स्क्रिबल वर्क करोगे तो एंड में जब आप इसका प्रिंट आउट सामने रखोगे ना, तो आपको मजा ही अलग आएगा। बुक से पढ़ना वर्सेस हैंड रिटन नोट से पढ़ना, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेंगी, पाइथन के कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे और पाइथन के लाइव सेशंस भी। जैसे हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो मई एंड में ही होने वाला है, पाइथन का अराउंड 10 to 12 आवर्स का। उसमें हम लोग एक केस स्टडी लेके चलते हैं, पूरा उसमें डेटा प्रेपरेशन करते हैं यूजिंग पाइथन। ठीक है, एंड मॉडल बनाते हैं एक। तो अब वो आपके एफआरएम के लिए मे भी इतना रिक्वायर्ड नहीं है, बट रियल लाइफ में अपने सीवी बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि अपने को तो अपना पोर्टफोलियो डे वन से बिल्ड करना है ना, तभी तो बाद में जाके अच्छी जॉब मिलेगी। राइट, स्प्रेडशीट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं और मॉडल्स हम लोग क्लास में सिखाते भी हैं। कहूट के क्विजेज हम लोग इस बार से स्टार्ट कर रहे हैं, 15 जून से स्टार्ट होंगे। डिले के साथ क्यों? ताकि आप अभी से क्लासेस स्टार्ट करके एक सर्टेन पेसअप पर आ जाओ, तो वहां से फिर आप जो है इस तरह के लाइव क्विजेस को ज्वाइन कर पाओगे। सीवी प्रेपरेशन का हम लोग आपको पूरा एक गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे कि आपको सीवी कैसे बिल्ड करना है, बिकॉज सीवी अगर आपने आज अच्छे से सोचा सीवी के बारे में, राइट, तो उस केस में आपको पता रहेगा कि आपका रोड मैप कैसा होने वाला है। तो सीवी का एक टूल भी आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे आप सीवी इजीली बना सकते हो, और पूरा चेकलिस्ट भी देंगे कि आपके सीवी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इस नोट के साथ आप बेसिकली ये समझ सकते हो कि एफआरएम कोर्स में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मॉड्यूल्स कवर्ड है, उसका आइडिया मैंने आपको दिया। ठीक है, एफआरएम में अपॉर्चुनिटीज क्या है, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है आफ्टर एफआरएम। उसके अलावा हमारे साथ अगर आप क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हो, आपका स्टडी प्लान कैसा रहेगा, आपको कोई और मटेरियल रेफर करने का जरूरत नहीं है, आपको हमारी वीडियोस, क्लास नोट्स, क्वेश्चन बैंक, दैट्स ऑल। राइट, डिलीवरेबल पर्सपेक्टिव से हम लोग आपको एडिशनली क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको एक्सेल स्प्रेडशीट मॉडल्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके लॉन्ग टर्म और आपके पार्ट टू प्रिपरेशन में भी बहुत हेल्प करेगा। आपको पाइथन का नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इस बार हम लोग इंटरेक्टिव गेमिफिकेशन भी कर रहे हैं लर्निंग का, स्टार्टिंग फ्रॉम 15 जून।
राइट। तो मुझे इतना ही आइडिया आपको देना था एफआरएम के बारे में। बाकी एफआरएम के बहुत सारे वेबिनार्स आप मेरे यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। यूलन आपको बहुत सारे वेबिनार्स शेयर कर देगा आफ्टर दिस सेशन, ठीक है, जिसमें अलग अलग वेबिनार में फोकस किया हुआ है कि एफआरएम में प्रैक्टिकल लर्निंग क्या क्या करनी चाहिए, एफआरएम के मिथ्स क्या हैं, ठीक है, डीमिस्टिफाइंग एंड ऑल दोस। तो उस तरह के वेबिनार्स यू कैन सी एंड एक्सप्लोर। थोड़ा पहले लर्न करो, चीजों को समझो, बहुत सारे यूट्यूब में और भी लोगों के वीडियोस होंगे, उसको देखो, देन टेक अ डिसीजन कि आपको एफआरएम करना चाहिए कि नहीं। राइट। तो इस नोट के साथ इस वेबिनार को बंद कर रहा हूं, बट अब मैं इंडिविजुअली क्वेश्चंस लूंगा सबके। तो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर नाउ।